जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वर्णमाला और विराम चिन्ह से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और बढ़िया एनालिसिस के तौर पे कराऊंगा और हर ऑप्शन का भी उसका मैं तोड़ बताऊंगा कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक सही होगा और अन्य का मैं विश्लेषण अच्छे से करूंगा। और आपको अगर वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, जिससे कि आपको दोस्तों को भी अच्छे से प्रॉफिट हो सके। तो चलिए मिलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल दीर्घ स्वर में आपका आ जाएगा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। यह है आपका तीन मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और आपका छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ, यह है आपका संयुक्त स्वर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें पूछा है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो मूल दीर्घ स्वर ये वाले नहीं हैं। तो इसमें देख लो कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एक हो जाएगा, आप देखो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2। एक आपका हो जाएगा स्वर और एक आपका हो जाएगा व्यंजन। आपको इसका पता चल गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है एक मात्रिक स्वर और दूसरा होता है द्विमात्रिक और एक होता है त्रिमात्रिक, या फिर इसे ही लुप्त स्वर भी, तो आप लोग इसे लुप्त स्वर बोल सकते हैं, लुप्त स्वर। एक मात्रिक में आपका हो जाएगा छोटा ए, छोटा ई, ऊ और ऋषि, है आपका एक मात्रिक स्वर हो जाएंगे 3। और आपका द्विमात्रिक में बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ औ, यह आपका द्विमात्रिक स्वर हो जाएगा। अपलुप्त स्वर ये आपका संस्कृत में वैसे तो होता है, क्योंकि इसका हिंदी में तो कुछ नहीं है। जैसे आप होता है इसमें ओम लिखिए, तो यह है आपका प्लुप्त स्वर, जिसमें आपका एक मात्रिक से 3 गुना समय लगे या द्विमात्रिक से अधिक समय लगे, उसको प्लुप्त स्वर बोलते हैं। ये जैसे आपका ओम हो गया या फिर राम हो गया, यह हिंदी में प्रयोग नहीं होता, तो इसमें ये वाला जो है इसे ही प्लुप्त स्वर बोलते हैं। इसका जो पूछा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। और अब बात करें, पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिह्वा के आधार पर जो स्वरों की संख्या दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। देख लें कौन कौन से होते हैं। एक हो जाएगा अग्र स्वर। हो सकता है कि आपको मेरी राइटिंग ना समझ में आता हो, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और दूसरा आपका होता है पश्च स्वर और तीसरा आपका होता है मध्य स्वर। तो देखो अग्र स्वर में आपका कौन कौन से हो जाएगा, ई, ए, ऐ, और मध्य स्वर में आपका हो जाएगा अ। और पश्च स्वर में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, आ, ऊ, और आपका हो जाएगा ओ, और आपका हो जाएगा औ। यह है आपका पश्च स्वर में हो जाएगा। तो इसमें पूछा कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगर यह प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको यूपी पुलिस री एग्जाम में एक बेहतरीन आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे हिंदी में, यह मेरा आपसे वादा है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसको व्यंजन कैसे कहते हैं। जैसे आप लोग लिखिए क, यह आपका व्यंजन हो गया।
अगर आप लोग लिखें क, तो क आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन। अब क को कैसे लिखा जा सकता है? क के नीचे हलंत लगा दीजिए प्लस आ के, इसमें अ के मात्रा है, तो यह आपका क हो गया। जैसे आप लोग लिखिए की, तो आप की कैसे लिख सकते हैं? क के नीचे हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा, यह आपका हो जाएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसमें आपको बता दूं, जो क वाला लाइन होता है उसको बोलते हैं कंठ, और जो ख वाला होता है, जो आपका च वाला लाइन होता है, उसको आपको बोलते हैं तालु। देखो इसमें मैं बना दिया, जो क वर्ण के व्यंजन होते हैं उन्हें बोलते हैं कंठ, जो च वर्ण के व्यंजन होते हैं उन्हें तालु। देखिए अब समझिए अच्छे से, जो क वर्ण के व्यंजन होते हैं उन्हें कंठ बोलते हैं, जो च वर्ण के व्यंजन होते हैं उन्हें तालु बोलते हैं, जो ट वर्ण के व्यंजन होते हैं उन्हें मूर्धा बोलते हैं, जो त वर्ण के व्यंजन होते हैं उन्हें दंत बोलते हैं, और जो प वर्ण के व्यंजन होते हैं उन्हें ओष्ठ बोलते हैं। और यहाँ पे आपका हो जाएगा आ जाएगा, और यहाँ तालु में आपका ई आ जाएगा, और मूर्धन्य में आपका ऋषि आ जाएगा, और ओष्ठ में आपका ऊ आ जाएगा। तो आपको इतना समझने की जरूरत है। इसमें क्या पूछा है कि ई च छ ज आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसका होता है तालु से। तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर 6 सी हो जाएगा, तालव्य। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। अब बात आता है कि व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो यह कैसे होते हैं? जैसे आप लिखिए क, अगर आप जब क को लिखेंगे तो आप क के नीचे हलंत लगा करके अ लिखेंगे, तो इसे यह आपका स्वर है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा। जैसे आप लिखिए, कुछ भी लिखिए, जैसे आप च लिखते हैं तो च के नीचे हलंत रहेगा प्लस अ रहेगा। जब आप इसको वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको यह अच्छे से समझा दिया जाएगा, तो आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा है कि निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। तो अब बात करते हैं दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आपका जो आएगा, एक आता है आपका ह्रस्व या बोलिए लघु स्वर, और एक आपका आता है दीर्घ स्वर। तो यह आपका कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करने पहले तब आपसे बता देते हैं। जो आपका लघु स्वर होता है आपका 3 होता है। यह आपका हो जाएगा अ, ई, उ और ऋषि। और जो आपका दीर्घ स्वर रहेगा यह आपका 7 होता है। देख लीजिए कौन कौन सा होता है। ए, ऐ, ओ और औ। तो इसमें क्या पूछा है कि दीर्घ स्वर नहीं है, तो यह नहीं होगा और ये वाले हो गए। देख लीजिए कौन सा है। तो बड़ी तो होगा नहीं, बड़ा ये तो होगा नहीं, और छोटा ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो हालांकि इसमें आप उत्तर बी माना है, तो आप लोग भी बताइएगा इसका आंसर ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यह आंसर गलत भी दिया है। हालांकि प्रीवियस ईयर है, लेकिन बुक छापने में कभी कभी क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ए, क्योंकि मैं आपको अच्छे से विश्लेषण करके बता दिया हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। और अब बात करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में अगर बात करूं कौन सा है, तो देखो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की बात कर लें पहले। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? य, व, र, ल, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें देख लीजिए इन चारों में कोई एक ऑप्शन होगा। तो ग तो होगा नहीं, ज तो होगा नहीं, स तो होगा नहीं, व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्प प्राण व्यंजन के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका अल्प प्राण और महाप्राण 2 होता है। यह आपका प्राणत्व के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण
और महाप्राण। तो अल्प प्राण में आपका हो जाएगा 135 प्लस अंतस्थ प्लस स्वर हो जाएंगे, जो आपके सभी स्वर आते हैं प्लस सभी स्वर आ जाएंगे, और प्लस ढ़ आ जाएगा। तो आपका टोटल कितना हो गया? 15 क्योंकि इसमें 15 वर्ण आ जाएंगे टोटल, और इसमें 4 और इसमें 11 और 1 ये, तो इसका टोटल हो गया अल्प प्राण 31। और महाप्राण की बात कर लें तो महाप्राण का कितना हो जाएगा? तो महाप्राण का हो जाएगा आपका 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। आपको ऊष्म व्यंजन भी बताऊंगा कितने होते हैं ऊष्म व्यंजन, हालांकि 4 होते हैं, और प्लस ढ़। तो ये आपका आ जाएगा 10, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं और ढ़ 1। तो आपका टोटल महाप्राण 15 महाप्राण होते हैं और 31 अल्प प्राण होते हैं। और अब बात करेंगे कि ये 1 2 3 5 का मतलब और 2 4 का मतलब क्या होता है। तो 1 का मतलब होता है कि जैसे आपका देखिए क ख समझिए, क ख ग घ अंगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, अंगा वहाँ पे आएगा। च छ ज झ इया ट ठ ड ढ आड़ा त थ द ध न प फ ब भ म। देखिए ये आपका पहला, ये आपका जो पहला है इसको पहला वर्ग बोलेंगे, इसको दूसरा वर्ग बोलेंगे, इसको तीसरा वर्ग बोलेंगे, इसको चौथा वर्ग बोलेंगे, इसको पांचवा वर्ग बोलेंगे। तो इसमें 1 का मतलब है कि पहले वर्ग वाले सभी आएंगे, और 3 का मतलब है तीसरा वर्ग सभी आएगा, और 5 का मतलब है पांचवा वर्ग सभी आएगा, और बाकी इसमें जो 2 4 दिया है इसमें दूसरा वर्ग आएगा, और 4 का मतलब चौथा वर्ग आएगा। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्प प्राण में देख लीजिए ख, ख आपका किस में आएगा? ये दूसरा वर्ग में आएगा, तो ये नहीं होगा। ग आपका तीसरा व्यंजन में आएगा, यह हो सकता है। घ आपका चौथा व्यंजन में आएगा, नहीं होगा। ठ आपका दूसरा व्यंजन में आएगा, दूसरा वर्ग में आएगा, मतलब नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो अब आपको बताते हैं कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को तब से लाइक कर दीजिए। तो बात करेंगे घोष और अघोष वर्ण की। तो घोष में आपका हो जाएगा 345 प्लस स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस ह, और आपका अघोष में हो जाएगा 12 प्लस आपका स ख स। तो आपका जो घोष होगा यह घोष आपका 31 होता है और अघोष आपका 13 होता है। तो अब देख लेते हैं इसमें 11 नंबर में क्या पूछा है। इसमें पूछा घोष वर्ण कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। देखो क पहला वर्ग में आएगा, होगा नहीं। ट पहला वर्ग में आएगा, होगा नहीं। च पहला वर्ग में आएगा, होगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज। ज आपका तीसरा वर्ग में आएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ओष्ठ वर्ण कौन कौन से आते हैं। तो ओष्ठ वर्ण आपका उ और जो बड़ा उ है यह आपका जो है ओष्ठ वर्ण में आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल्य वर्ण इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह है आपका काकल्य वर्ण है, और यह आपका तालव्य है, और यह वाला स आपका दंत है, और ण आपका जो है यह आपका ट वर्ग में आता है, और ट वर्ग में आने के कारण यह आपका मूर्धन्य हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 14 बात करें तो यह का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका तो अभी मैं आंसर यहाँ पर बताया था, तो आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तालु। अभी मैं आपको बताया था कि यह का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 15 में क्या दिया हुआ है। 15 में दिया हुआ है र का विवरण है। तो र आपका आता है, यह आपका अंतस्थ में आता है। र आपका जो है यह अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन किसमें किसमें आता है।
तो यह आपका अल्प प्राण में आता है और सघोष या जिसे आप घोष वर्ण बोलते हैं, यह दो में आपका अंतस्थ व्यंजन आता है। तो इसमें आप देख लीजिए, महाप्राण में तो होगा नहीं, अघोष में तो होगा नहीं और महाप्राण में तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें आपका सघोष और अल्प प्राण दोनों दिया हुआ है और र को ही वर्ष व्यंजन और लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से अल्प प्राण और अघोष सघोष से पता कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। इसमें पूछा अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो अंतस्थ आपको अंतस्थ व्यंजन जो है यह आपका 4 होता है, य व र और ल, यह आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और आपका ऊष्म व्यंजन जो होता है, ऊष्म व्यंजन के बारे में भी जान लेते हैं। यह आपका 4 होता है, यह कौन कौन सा होता है, स ख स और ह। तो इसमें पूछा है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 8। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद कौन सा होगा। तो देखो दीर्घ का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे आप लोग दीर्घ लिख लीजिए। इसका वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, द, तो द के नीचे हलंत प्लस, और यह री का मात्रा है तो आप री का चिन्ह बना देंगे प्लस। यहाँ पर ग में आपका हलंत लगाएंगे और ग में आपका अ छुपा हुआ है, तो इसका वर्ण विच्छेद कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर द दिया हुआ है, यहाँ पर री तो यहाँ पर री, यहाँ पर ग तो यहाँ पर ग, यहाँ पर तो यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन क्या दिया हुआ है कि सघोष वर्ण कौन सा होता है। तो सघोष वर्ण में मैंने आपको बताया है कि सघोष वर्ण में आपका आता है 345 सारे स्वर और 345 और सभी स्वर आते हैं और अंतस्थ व्यंजन आते हैं और आपका ह आता है। तो ये सब मिलाकर के 31 आपका सघोष होता है। तो अब देख लेते हैं, प आपका पहला वर्ग होगा तो होगा नहीं, और थ आपका सेकंड वर्ग होगा तो दूसरा वर्ग यहाँ पे है नहीं, तो यह होगा नहीं। और जो आपका स है, यह आपका स ख स, जो ये 3 होते हैं, स ख स, ये तीनों आपका अघोष में आते हैं। तो बच्चा ब, और ब आपका हो जाएगा तीसरा वर्ग में आता है। देखो प फ ब, यह पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग में ब आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें व्यंजन कौन सा है। तो उसमें व्यंजन अभी मैं आपको बताया हूँ, उसमें व्यंजन होता है स घ स और ह। यह आपको चारों उसमें व्यंजन होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए में आपका ह दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में उद्यान का वर्ण विच्छेद पूछा है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, उद्यान लिखिए। उद्यान में कौन सा आएगा, देखो अभी आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर उ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आपको उ दिया हुआ, तो आप लोग उ लिख लीजिए प्लस ध्यान में आपका द आ जाएगा प्लस या आएगा, तो या को आप लोग लिखेंगे या प्लस, य में आ का मात्रा छुपा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आ प्लस न में आपका अ छुपा हुआ है, तो न के नीचे हलंत प्लस आपका अ। तो आप लोग मिला लीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि पहले में जो आपका न है, न के नीचे हलंत है नहीं, यहाँ पर भी न के नीचे हलंत नहीं है, यहाँ पर न के नीचे हलंत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इसमें भी य के नीचे हलंत नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे लगा लीजिए य के नीचे हलंत, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है। तो ट वर्ग कौन कौन से होते हैं आप लोग देख लीजिए, ट ठ ड ढ आड़ा, यह आपका ट वर्ग में आता है। तो आप देखिए ठ है, ढ है, ध नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसमें यही पूछा कि कौन सा ट वर्ग में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा है
हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 52, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा में जो वर्ण लिपियाँ हैं टोटल 52 होती हैं। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? तो वे निरुनासिक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जिनका केवल नाक से निकलता है वह अनुनासिक कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? तो देखो, अब इसमें आपको कुछ बताते हैं कि अर्ध विवृत स्वर कौन सा है। तो इसमें आपका मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे, तो उसमें आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक होता है आपका संवृत स्वर, दूसरा आपका होता है अर्ध संवृत। आप लोग राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिए। और दूसरा होता है आपका विवृत स्वर, और चौथा आपका होता है अर्ध विवृत स्वर। यह मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्ध विवृत। देखो संवृत स्वर में कौन कौन से आते हैं? संवृत स्वर में उ, ई संवृत स्वर में आते हैं। और अर्ध संवृत स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो ए और ओ अर्ध संवृत स्वर में आते हैं। विवृत में आपका कौन सा आता है? तो विवृत में आ आते हैं। और शेष जितने भी बचे हैं आपका सब का सब किसमें आ जाएगा? अर्ध विवृत में आ जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूछा अर्ध विवृत स्वर कौन सा है। तो आप लोग देखिए, अर्ध विवृत स्वर में अ, ऐ, औ। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा हुआ है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं वर्ग में हैं? तो देखो इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क स्पर्श व्यंजन होता है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। वही क ख से जब आप लिखेंगे तो क से लग करके म तक जितने भी वर्ण आएंगे आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर र जो है यह अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। यहाँ पर यह आपका ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, तो यह आपका होगा नहीं। स आपका संघर्ष उष्म संघर्षी व्यंजन है, तो आपका यह वाला ऑप्शन भी होगा नहीं। ह आपका उष्म संघर्षी व्यंजन है, होगा नहीं। इसमें क च पद यह आपका स्पर्श व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं 25 क्वेश्चन के बाद अब अगली वीडियो में आपको और क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा, और आपका क्या स्कोर रहा है आप लोग एक अच्छे स्कोर के साथ अपना ज़रूर बताइएगा। और मैं इसी तरह से हर ऑप्शन का जो आपका हर ऑप्शन होगा उसका अच्छे से विश्लेषण करते चलूँगा, और आपको अच्छे से समझ में हर चीज़ें आएंगी। और मैं आपको हिंदी के साथ साथ मैं आपको यूपी जीके भी कराऊँगा, जो आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में अच्छा वेटेज रहने वाला है। तो तब तक आप लोग इसमें अपना प्यार ज़रूर बनाइएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप लोग क्या किस चीज़ का डिमांड करेंगे मैं उसका डिमांड ज़रूर पूरा करूँगा। और साथ ही साथ आपको मैं यूपी जीके की बहुत जल्दी क्लास कराऊँगा, तो आप लोग वहाँ से भी ज़रूर करिएगा। और मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराता हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि प्रैक्टिस सेट बहुत बेकार है, क्योंकि मैं आपको जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो आपको मैं अगर 4 ऑप्शन ये क ख ग घ, तो इसमें से आपका एक ही ऑप्शन सही होगा। जैसे मान के चलिए ख ऑप्शन सही है, तो मैं उसमें मैं बताऊंगा एक क जो है क के बारे में भी बताऊंगा, ग के बारे में भी बताऊंगा, और घ के बारे में भी बताऊंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर करिए, जिससे उन्हें भी अच्छे से लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।